हेलो एवरीवन, मैं हेमंत पुरोहित, केमिस्ट्री एजुकेटर एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कोलाइड के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। चाहे इसे अपन कोलाइडी विलयन के गुणधर्म कह दें, चाहे कोलाइड गुणधर्म कह दें, दोनों एक ही बात है। तो कोलाइड में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा गुणधर्म है? विषमांगी प्रकृति। तो हम जानते हैं कोलाइड जो होता है उसमें विषमांगी प्रकृति होती है। तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी। समांगी में क्या होता है? समांगी विलयन जो होता है उसमें हम घटकों को पृथक नहीं देख पाते हैं, जबकि विषमांगी में क्या होता है? हम उसके घटकों को पृथक देख सकते हैं। तो हम जैसे कोलाइडी विलयन है, उसका उदाहरण क्या है? दूध। अगर दूध को अपन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो क्या होगा? उसमें वसा के कण और जल के कण अलग अलग दिखाई देंगे, यानी घटकों को हम पृथक देख सकते हैं। तो क्या कहेंगे? कोलाइड की प्रकृति कैसे होती है? विषमांगी। आप कोलाइड लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सोल डायरेक्ट, कि सोल की प्रकृति या कोलाइडी विलयन की प्रकृति विषमांगी होती है, जिसमें दो घटक परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम पाया जाता है। तो क्या लिखेंगे इसमें? कोलाइडी विलयन कोलाइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं। विषमांगी प्रकृति के होते हैं। जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था व कौन सा घटक? परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम दो घटक पाए जाते हैं। दो घटक पाए जाते हैं। तो ये पहला हुआ गुणधर्म, कौन सा? विषमांगी प्रकृति। अगला देखो, अगला गुण क्या है? निस्यंदन या फिल्ट्रन। तो देखो, जो सबसे पहले आपने जब कोलाइड शुरू किया था तो आपने क्या देखा था? थॉमस ग्राहम नाम का वैज्ञानिक था, उसी ने इसी आधार पर कोलाइड और क्रिस्टलाब में अंतर किया था। तो उसने क्या बताया कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं जांतव झिल्ली या चर्म पत्र से विस्तृत नहीं होते हैं, यानी कोलाइडी विलयन को जांतव झिल्ली के ऊपर डाल दे तो वो जांतव झिल्ली से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये क्या है? कोलाइड का गुणधर्म है। यानी कोलाइडी विलयन जो है जांतव झिल्ली या चर्म पत्र से विस्तृत नहीं होते हैं, और जो विस्तृत हो जाते हैं उसे क्या नाम दिया था? क्रिस्टलाब नाम दिया था। तो ये क्या है? कोलाइड का गुणधर्म ही है। तो क्या लिखेंगे? निस्यंदन या फिल्ट्रन में क्या लिखेंगे कि कोलाइडी विलयन जांतव झिल्ली या चर्म पत्र से विस्तृत नहीं होते, यानी ऊपर ही रह जाएंगे, गुजरेंगे नहीं। तो क्या लिखेंगे इसमें? क्या लिखेंगे? कोलाइडी विलयन, या इसी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? सोल। कोलाइडी विलयन जांतव झिल्ली या क्या कह सकते हैं इसे? चर्म पत्र। क्या कहते हैं इसे? चर्म पत्र झिल्ली या चर्म पत्र से विस्तृत नहीं होते हैं। विस्तृत नहीं होते हैं, गुजरते नहीं हैं, विस्तृत नहीं होते हैं। तो कोलाइडी विलयन जांतव झिल्ली या चर्म पत्र से विस्तृत नहीं होंगे, गुजरेंगे नहीं। ये उसका दूसरा गुण हो गया। अगला क्या देखो? अगला गुणधर्म है स्थायित्व, यानी स्टेबिलिटी। तो हमने पढ़ा कि एक तो होता है द्रव स्नेही कोलाइड और एक होता है द्रव विरोधी कोलाइड। तो द्रव स्नेही कोलाइड की क्या प्रकृति होती है? जिसमें परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो होता है उसके मध्य आकर्षण बल
पाया जाता है। तो आकर्षण बल पाए जाने के कारण उसका स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। तो स्थायित्व में अपन क्या लिख सकते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड का स्थायित्व अधिक होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व कम होता है। कम क्यों हुआ द्रव विरोधी का? क्योंकि उसकी परीक्षित प्रावस्था और परीक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल नहीं पाया जाता। तो क्या लिखेंगे स्थायित्व में, क्या हो जाएगा, द्रव स्नेही कोलाइड का स्थायित्व द्रव विरोधी, यानी द्रव विरोधी को अपन क्या कहते हैं, द्रव विरागी, द्रव विरोधी कोलाइड से अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके स्थायित्व के बारे में। तो अपन ने कितने टॉपिक पढ़ लिए, 3 गुणधर्म पढ़े। पहला गुणधर्म क्या है, विषमांगी प्रकृति, दूसरा क्या है निस्यंद या फिल्टरन, और तीसरा क्या है स्थायित्व, स्टेबिलिटी। तो अब अपन पढ़ते हैं चौथा टॉपिक, यानी चौथा बिंदु इसे कौन सा प्रभावित करता है। तो नेक्स्ट क्या देखो, अणुसंख्यक गुणधर्म। ये क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं इसको हम क्या ले सकते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। ये क्या होते हैं समझो इसको। ये आपके केवल इस चैप्टर में नहीं, ये आपके सेकंड चैप्टर का भी एक टॉपिक है, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो देखो, वे गुणधर्म जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करके पदार्थ के कणों या मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो देखो, अणुसंख्यक यानी कणों की संख्या या मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो देखो क्या बताया मैंने, वे गुणधर्म जो किस पर डिपेंड करते हैं, कणों की संख्या पर, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। कैसे, देखो अणुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण जैसे परासरण दाब। क्या है, परासरण दाब। अब मैं अलग अलग सेक्शन में पढ़ाता हूं, जैसे 12th का ए सेक्शन है, बी सेक्शन और सी सेक्शन है। मैंने कोई नोट्स लिखा है, उसमें लिखाया, जैसे ए सेक्शन में लिखाया कि आप जैसे 1m CaCl2 का परासरण दाब इतना है। बी सेक्शन में जाकर लिखा दिया मैंने 1m ZnCl2 का परासरण दाब इतना है, और सी सेक्शन में लिखा दिया 1m BaCl2 का परासरण दाब इतना है। तो क्या फर्क पड़ा कि सर आपने ए सेक्शन में ये लिखाया, बी में ये लिखाया, सी में ये लिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी मात्रा कितनी है, 1m मात्रा ना, कणों की संख्या मोलों की संख्या पर निर्भर करेगा। और इसमें देखो कैल्शियम Ca2+ एक आयन, एक धनायन और 2 ऋणायन, एक धनायन 2 ऋणायन, एक धनायन 2 ऋणायन, यानी ये केवल किस पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर, नेचर या प्रकृति पर इस पर निर्भर नहीं करते। तो CaCl2 लिया चाहे ZnCl2 लिया चाहे BaCl2 लिया, इसके ऊपर परासरण दाब निर्भर नहीं करेगा, वह केवल कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। आगे बात समझ में। तो क्या देखा हमने, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, वह गुणधर्म जो किस पर डिपेंड करते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। अब देखो ध्यान से, कोलाइडी जो कण होते हैं, कोलाइडी कण जो होते हैं उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। कोलाइडी कणों का आकार वास्तविक विलयन की तुलना में क्या है, बड़ा है। तो इकाई आयतन में कोलाइडी कणों के अणुसंख्यक गुणधर्म की संख्या क्या आएगी, कम आएगी। भाई वास्तविक विलयन की तुलना में कोलाइडी कणों का आकार बड़ा है, तो इकाई आयतन में कोलाइडी कण क्या आएंगे, कम आएंगे। और कोलाइडी कण कम आने से क्या होगी, कणों की संख्या कम होगी, और कणों की संख्या कम होने से इकाई आयतन में अणुसंख्यक गुणधर्मों का मान कोलाइडी कणों के लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो अणुसंख्यक गुणधर्म की अपन परिभाषा लिख लेते हैं, क्या होगा, वे गुणधर्म जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। फिर क्या कहेंगे, कोलाइडी कणों का आकार
बड़ा होने के कारण इकाई आयतन में इनके कणों की संख्या कम होने से इनके अणुसंघ गुणधर्म का मान भी कम होता है। तो क्या लिखेंगे, ये उदाहरण आपको समझ में आ गया, ये समझाने के लिए दिया और मैंने कहा ये सेकंड चैप्टर के अंदर भी मिलेगा आपको। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, पहले परिभाषा लेते हैं किसकी, अणुसंघ गुणधर्म। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, लिख देते हैं अपन, क्या लिखेंगे, वे गुणधर्म जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, तो ये तो परिभाषा किसकी हुई आपके, अणुसंख्यक गुणधर्म की। अब देखो ध्यान से, तो अब क्या लिखेंगे, कोलाइडी विलयन के लिए हम क्या लिखेंगे कि कोलाइडी विलयन के कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। अतः इकाई आयतन में इनके कणों की संख्या कम होने के कारण इनके अणुसंख्यक गुणधर्म का मान कम होगा। तो किसकी तुलना में बड़ा अधिक होता है कोलाइडी कणों का आकार, वास्तविक विलयन के कणों की तुलना में कोलाइडी कणों के आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो क्या लिखेंगे, यहां से लिख देते हैं, कोलाइडी विलयन के कणों का आकार बड़ा होने के कारण इनके या इनका इकाई आयतन में कणों की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो कोलाइडी विलयन में कणों का आकार बड़ा होने के कारण इनके इकाई आयतन में कणों की संख्या कम होगी, अतः इनके अणुसंख्यक गुणधर्म का मान या गुणधर्मों के मान, अणुसंख्यक गुणधर्मों का मान कम होगा। आगे प्रश्न में क्या लिखा, कोलाइडी विलयन में या कोलाइडी विलयन के कणों का आकार बड़ा होने के कारण इनके इकाई आयतन में कणों की संख्या कम होगी, अतः इनके अणुसंख्यक गुणधर्मों का मान कम होगा। अब देखो अगला क्या टॉपिक है, सतही क्षेत्रफल, या अपन इसे क्या कह सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी आपने ऊपर क्या देखा कि कोलाइडी कण जो है उनका आकार क्या है, बड़ा है। तो कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होने के कारण क्या होगा, उसका सतही क्षेत्रफल अधिक होगा। और अगर सतही क्षेत्रफल अधिक है तो यह अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। उत्प्रेरक क्या होता है कि वह पदार्थ जो अभिकारकों को अभिक्रिया के लिए सतह प्रदान करता है। तो अगर कोलाइडी विलयन के कणों का आकार बड़ा है तो क्या होगा, इस पर उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। तो इस पर कौन आएगा, अभिकारक ए, अभिकारक बी आए, दोनों ने क्रिया करी और क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। तो ये अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, ये अच्छे अधिशोषक के रूप में काम करते हैं। अधिशोषक क्या होता है, वह पदार्थ जिस पर अधिशोषी आकर क्या होता है, जुड़ता है। तो जब सतही क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो क्या होगा, ज्यादा पदार्थ आकर से जुड़ सकेंगे, है नहीं। तो क्या लिखेंगे इसमें, सतही क्षेत्रफल में कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होने के कारण इनका सतही क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे यह अच्छे उत्प्रेरक व अच्छे
अधिशोषक के रूप में कार्य करते हैं। तो लिखो, इस नोट करो इसको, क्या लिखेंगे? कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होने के कारण इनका क्या अधिक होगा? इनका पृष्ठ क्षेत्रफल या सतही क्षेत्रफल, इनका सतही क्षेत्रफल अधिक होता है। सतही क्षेत्रफल अधिक होता है, अतः यह अच्छे उत्प्रेरक व क्या होते हैं? अधिशोषक होते हैं। वह अधिशोषक होते हैं। तो ये हो गया आपके 5 गुणधर्म। कौन सा? सतही क्षेत्रफल। ये कोलाइडी विलयन के कणों का आकार बड़ा है, जिससे सतही क्षेत्रफल अधिक है, जिससे ये अच्छे उत्प्रेरक व अधिशोषक होता है। नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये हो गया आपके 5 गुणधर्म। नेक्स्ट लेते हैं, अगला गुणधर्म है आपका रंग। अब देखो इसको ध्यान से, जो कोलाइडी कण जो होते हैं, यानी कोलाइडी विलयन में पाए जाने वाले जो कण होते हैं, जिस प्रकाश की तरंग दे रही है या जिस रंग का प्रकीर्णन करते हैं, वही कोलाइडी विलयन का क्या होता है? रंग होता है। तो क्या बोलेंगे? कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त कणों द्वारा प्रकीर्णित होने वाले रंग को ही कोलाइडी विलयन का रंग कहते हैं। यानी जिस रंग को क्या करेगा? वो प्रकीर्णित करेगा। अब आकाश का रंग नीला क्यों है? आकाश जो है ब्लू कलर का क्यों है? क्योंकि क्या हो रहा है? नीले कलर का प्रकीर्णन ज्यादा हो रहा है, इसलिए नीला दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों द्वारा प्रकीर्णित किए जाने वाले प्रकाश का रंग ही क्या होगा? कोलाइडी विलयन का रंग होता है, या जो जिस रंग को प्रकीर्णित करता है वही उसका कोलाइडी विलयन का रंग होता है। तो क्या लिखेंगे? कोलाइडी विलयन में कोलाइडी विलयन में परीक्षित प्रावस्था के कणों द्वारा जिस रंग का प्रकीर्णन किया जाता है, जिस रंग का प्रकीर्णन यानी फैलना, प्रकीर्णन किया जाता है, वही उस कोलाइड का रंग होता है। अब देखो ध्यान से, जैसे अगर अपन चांदी का सोल ले, क्या लें? चांदी का सोल। अब उसमें कणों का आकार अगर अलग अलग है तो रंग भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो जैसे देखो, जैसे
चांदी का सोल, क्या है? चांदी, सिल्वर का सोल। तो चांदी का जो सोल है उसमें यदि कणों का आकार, यदि क्या है? कणों का आकार, कण जो है कितने हैं? ये कणों का आकार अगर मान लो आपके 6 × 10⁻⁻5 mm है, मिलीमीटर है, तो ये कैसा कलर का दिखाई देगा? ये आपको दिखाई देगा, इसका विशिष्ट रंग मिलेगा आपको कैसा? ये आपको मिलेगा पीला नारंगी। कैसा मिलेगा? पीला नारंगी। ठीक है। और यही अगर मान लो कण कितना है, यही कण अगर मान लो आपके 9 × 10⁻5 mm है, तो इसका रंग कैसा होगा? लाल नारंगी। कैसा रंग हो जाएगा इसका? लाल नारंगी। फर्क पड़ गया कि कणों का जैसा आकार होगा वो उसका प्रकीर्णन करेगा, और प्रकीर्णन करने से क्या हो जाएगा? आपके रंग भी बदल जाएंगे। आगे समझ में? तो ये हुआ रंग। अगला है आपकी टॉपिक कौन सा? ब्राउनी गति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो ब्राउनी गति क्या होती है, देखते हैं ब्राउनी गति क्या होती है। देखो तो कोलाइडी विलयन जो होता है, क्या होता है? कोलाइडी विलयन। उस कोलाइडी विलयन में जो कण पाए जाते हैं परीक्षित प्रावस्था के, वो आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं। और जब वो टकराएंगे आपस में तो उनमें क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी गति पाई जाती है। कैसी गति पाई जाती है? टेढ़ी मेढ़ी गति। और इन टेढ़ी मेढ़ी गति को हम क्या कहते हैं? ब्राउनी गति। आप समझो। तो सबसे पहले जो रॉबर्ट ब्राउन नाम का वैज्ञानिक था, कौन था? रॉबर्ट ब्राउन। तो इसे अपन इसका गतिशील गुण भी कहते हैं या गतिक गुण भी कहते हैं। ब्राउनी गति को अपन और क्या कह सकते हैं? इसे हम गतिक गुण भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? ये इसका एक गतिक गुण है। कण क्या कर रहे हैं? गतिशील हो रहे हैं। तो कौन सा वैज्ञानिक था? रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन जो था उसने देखा, वो एक वनस्पतिज्ञ था। कौन था? वनस्पतिज्ञ। तो रॉबर्ट ब्राउन ने देखा जो पुष्प के पुंकेसर होते हैं, जो पुंकेसर होते हैं उनको जब जल में डाला तो वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। क्या करते हैं? टेढ़ी मेढ़ी गति। और उस टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या नाम दिया गया? ब्राउनी गति। और वैसी ही गति किसमें पाई जाती है? कोलाइडी विलयन में कणों द्वारा। तो क्या बोलेंगे हम? कोलाइडी विलयन में कणों द्वारा टेढ़ी मेढ़ी गति को ही क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? तो इसके बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो क्या लिख सकते हैं? वैज्ञानिक क्या आंसर था आपके? रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन के नाम के आधार पर ही इसका क्या नाम बना? ब्राउनी गति। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? कोलाइडी विलयन में कणों द्वारा टेढ़ी मेढ़ी गति दर्शाना ही क्या कहलाता है? ब्राउनी गति कहलाता है। क्या लिखेंगे? कोलाइडी विलयन में कणों द्वारा टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग, क्या कहते हैं? टेढ़ी मेढ़ी गति दर्शाना ही ब्राउनी गति कहलाता है। ब्राउनी गति कहलाता है। अब देखो यानी क्या होगा? अगर हमने क्या लिया? कोलाइडी कण लिया, तो कोलाइडी कण क्या करेंगे? टेढ़ी मेढ़ी गति दर्शाएंगे। तो जैसे देखो, इधर देखो, ये कोलाइडी कण है, ये गति की इसने टेढ़ी, फिर ऐसे, फिर आगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये आपस में टकराते रहेंगे और टेढ़ी मेढ़ी गति दर्शाते रहेंगे। तो ये गति कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी गति या जिगजैग गति। कैसी गति है ये? इसे अपन क्या कहेंगे? ये कैसी गति है? टेढ़ी मेढ़ी गति, या इसे अपन क्या कहेंगे? जिगजैग गति। कैसी? जिगजैग। ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन के नाम के आधार पर क्या नाम दिया गया? इसे ब्राउनी गति कहा गया है।
तो कोलाइडी कण में जो परिस्थित प्रावस्था के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में टकराते रहते हैं, और कणों के टकराने से क्या होता है, ये टेढ़ी मेढ़ी गति दर्शाते हैं। ये कण गया, ये इधर गया, फिर ये इस तरफ आया, दिख रहा है आपको, ये कण जो है, ये कण इस तरह गति कर रहा है, ये इधर गति कर रहा है, ये वापस ऊपर की ओर गति कर रहा है, ये गति दर्शाता रहता है। तो टकराते रहेंगे और टेढ़ी मेढ़ी गति को दर्शाते रहेंगे। जारी आगे से आगे, और ये कण, ये आपके जो कॉर्नर है, ये कण आपस में टकराते रहेंगे। अब देखो ब्राउनी गति को कौन प्रभावित कर सकता है, यदि टेम्परेचर बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, ताप बढ़ा दें, तो ब्राउनी गति क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा, कोलाइडी कण जो है उनका अगर आकार बढ़ गया तो ब्राउनी गति घट जाएगी, यानी छोटे आकार के जो कण हैं वो जल्दी आपस में टकराएंगे, और अगर मान लो आकार के अंदर कण कैसे बड़े हैं तो ब्राउनी गति क्या होगी, कम होगी। तो क्या लिख सकते हैं अगर, तो इसमें क्या क्या कमेंट आ सकता है बताओ, बोलो क्या लिखेंगे। अगर ताप में वृद्धि करा, आप क्या लिख रहे हो, ताप में क्या हो रही है, वृद्धि, ताप बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, ब्राउनी गति भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, ब्राउनी गति, ये भी क्या होगी, बढ़ेगी। ताप बढ़ा तो ब्राउनी गति भी बढ़ेगी। कणों का आकार, कणों का आकार, यदि आपने कणों का आकार बढ़ाया तो भी क्या कहा मैंने, कण का आकार ज्यादा बड़ा होगा, टकरे कम होने लगेगी। तो कणों का आकार बढ़ा तो ब्राउनी गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्राउनी गति क्या लिखेंगे, घट जाएगी। आगे समझ में। तो ये हुआ आपके सातवां गुण, कौन सा, ब्राउनी गति है, टेढ़ी मेढ़ी गति। अगला है अवसादन, यानी अवसादन क्या होता है, यदि कोलाइडी विलयन को क्या करें अपन, अब केंद्रण मशीन यानी सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डाल दे तो कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है, तो इसके अंदर रोटरी रूप में घूमेगा। वो क्या होता है, अवसादन मशीन होती है अपकेंद्रण मशीन, जैसे फैट निकालने के लिए काम लेते हैं। तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, कोलाइडी विलयन को टेस्ट ट्यूब के अंदर भर के उसके अंदर लगा दिया और उसको तेजी से घुमाएंगे तो क्या होगा, नीचे कोलाइडी विलयन का अवसादन हो जाएगा। ये कोलाइडी कणों का आकार क्या है, बड़ा है, ये भारी होते हैं तो ये नीचे बैठ जाएंगे। यानी तेज गति से अपकेंद्रण मशीन में कोलाइडी विलयन को तीव्र गति से, बहुत तेजी से घूमती है, रोटरी कहते हैं अपन, तेज गति से घुमाने पर उसका अवसादन हो जाता है। तो जैसे अपने प्रैक्टिकल के अंदर अपन क्या करते हैं, सारे मूल्य का जब परीक्षण करते हैं तो क्या होता है, अवक्षेप नीचे बैठता है, तो वही एक अवसादन है। इस बार देखो जो राइबोसोम होता है, क्या होता है राइबोसोम, आप जानते हैं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उसमें 78 80s, तो एस क्या है, शेडबर यूनिट है, यानी अवसादन गुणांक है वो, यानी कैसे वो नीचे बैठा है, तो उसी आधार पर ये अवसादन है। तो क्या हुआ कि कोलाइडी विलयन को द्रुत गति से या तेज गति से अपकेंद्रण मशीन के अंदर घुमाने पर कोलाइडी कण का नीचे बैठना क्या कहलाता है, अवसादन कहलाता है। तो क्या लिखें इसके अंदर, क्या लिखेंगे, कोलाइडी विलयन को अपकेंद्रण मशीन सेंट्रीफ्यूजन मशीन, अपकेंद्रण मशीन में तीव्र वेग से घुमाने पर कोलाइडी विलयन, या इसका डायरेक्ट देखते हैं, इसका क्या जाता है, इसका अवक्षेपण हो जाता है या अवसादन हो जाता है, इसका अवसादन हो जाता है।
ठीक है, यानी अपन क्या करें, इसको तेजी से घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तेजी से घुमाने पर क्या हो जाएगा, इसका अवसादन हो जाता है। नोट कर लो। तो आप केंद्रण समझ गए कि कोलाइडी विलयन का नीचे बैठ जाना, अवक्षेप के रूप में बैठ जाना क्या कहलाता है, अवसादन। तो कितने गुण हो गए, 8 गुणधर्म हो गए। कर लिया नोट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कौन सा है, टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव ये भी क्या है, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने जो इस प्रभाव को दिया था वही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव। तो देखो टिंडल प्रभाव क्या होता है कि कोलाइडी विलयन में प्रकाश का पथ का दिखाई देना ही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। सिंपल परिभाषा बताइए मैंने, कोलाइडी विलयन में प्रकाश का पथ दिखाई देना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब समझो ध्यान से, इसको थोड़ा विस्तृत से बताते हैं कि जब कोलाइडी विलयन जो होता है उसमें जब अपन क्या करते हैं, प्रकाश भेजते हैं, क्या डालते हैं, प्रकाश पुंज भेजते हैं, तो क्या होता है, वह प्रकाश जो है उसका प्रकीर्णन हो जाता है। क्या होता है, प्रकीर्णन। अभी पढ़ा आपने कि कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है, जिससे क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, और प्रकीर्णन होने से उस प्रकाश का क्या दिखाई देता है, आपको पथ दिखाई देता है। इसे अपन क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। और इसको देखने के लिए क्या करते हैं अपन, जो कोलाइडी विलयन जो लेते हैं उसके ऊपर से या लंबवत देखने पर उसको पथ दिखाई देगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं किसी कोलाइडी विलयन में अभिसारित प्रकाश, कैसा प्रकाश, अभिसारित। अभिसारित प्रकाश यानी जो अंदर तरफ क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, फैल नहीं रहा। अभिसारित प्रकाश क्या होता है, अंदर ही हो जाता है, यानी किसी लेंस से गुजरने के बाद क्या होता है, आपस में पास में आ जाता है और फैल जाता है, उसे कहते हैं अपसारित। तो अभिसारित प्रकाश भेजने पर प्रकाश का पथ दिखाई देता है, इसे अपन क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। अब कैसे देखो, तो कोलाइडी कणों का आकार बड़ा है, वो क्या कर रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन कर रहा है, जिससे प्रकाश का पथ दिखाई दे रहा है। जैसे इसका उदाहरण देखो, जैसे घर में सुबह सुबह अगर मान लो खिड़की से या आपके रोशनदान से क्या आ रही, धूप आ रही है, धूप आ रही है, तो आपको क्या दिख रहा है कि रोशनदान से धूप आ रही, डायरेक्ट कहाँ पर गिर रही है, फर्श पर गिर रही है। यदि आप क्या करो, कोई चादर या आपके कोई भी कपड़ा है उसको आप झटका दोगे तो क्या होगा, उस धूप का पूरा पथ दिखाई देने लग जाएगा। पहले तो क्या था, कोई हलचल नहीं थी, जो खिड़की या रोशनदान से जो धूप आई सीधी कहाँ गिर रही थी, आपके फर्श पर गिर रही थी, और आपने क्या किया, वह कोई चादर झटका दी या वहां पर ना आपने क्या किया, झाड़ू निकाल दिया, तो क्या होगा कि वो जो पूरा जो प्रकाश का पथ है वो दिखाई देगा, हाँ लाइट ऐसा आ रही डायरेक्ट, या इस डायरेक्शन में आ रही है, दिखाई देता है ना, वो है टिंडल प्रभाव। क्यों, वो प्रकाश का पथ क्यों दिखाई दिया, क्योंकि जैसे आपने क्या किया, झाड़ू निकाली या कोई चादर को झटकाया, तो क्या हुआ, जो धूल के कण है वो कहाँ गए, प्रकाश के पथ में आ गए, और प्रकाश का क्या करने लगे, प्रकीर्णन करने लगे, जिससे आपको पथ दिखाई दिया। नहीं तो पहले क्या था, जैसे रोशनदान से लाइट आई डायरेक्ट कहाँ गिर रही है, क्या ये जो प्रकाश है, धूप आ रही है, यहाँ गिर रही है नीचे, और आपने जैसे झटकाया क्या हुआ, पूरा पथ दिखाई देता है कि कैसा है, किस पथ से प्रकाश आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। तो ये प्रकाश का पथ दिखाई देने क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव। इसे हम क्या करेंगे, एक चित्र द्वारा समझेंगे। तो चलो हम डायग्राम बनाते हैं इस टिंडल प्रभाव का। तो क्या लेंगे, इसके लिए हम क्या लेंगे, पात्र लेंगे। क्या लेंगे, हम एक पात्र लेंगे। तो इस पात्र में क्या करेंगे, हम अभिसारित प्रकाश डालेंगे। क्या डालेंगे, अभिसारित प्रकाश। अब देखो इस पात्र में आप क्या भर दोगे, इस पात्र में हम भर देंगे कोलाइडी विलयन। क्या भर देंगे, कोलाइडी सॉल्यूशन या विलयन। हमने कोलाइडी विलयन भर दिया, सोल भर दिया। अब क्या करेंगे, में हम क्या करेंगे, अभिसारित प्रकाश डालेंगे। क्या डालेंगे, अभिसारित प्रकाश, यानी अपन ने यहाँ पर अभिसारी लेंस लगा दिया, और इस लेंस से क्या आ रहा है, आपके प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है, प्रकाश। तो ये जो प्रकाश आएगा, ये प्रकाश क्या होगा, अभिसारित हो जाएगा अंदर, और वापस यहाँ मिलने के बाद वापस ऊपर चला जाएगा इस प्रकार। यानी ये जो प्रकाश की किरणें जो आ रही है, ये इस लेंस से जो प्रकाश की क्या आ रही है, आपके किरणें आ रही हैं, ये क्या होगी, इकट्ठी हो जाएगी, और इकट्ठी होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कोण का निर्माण कर देगी। इसे अपन कहते हैं, ये जो आपके प्रकाश का पथ है चमकीले रूप में दिखाई देगा, और ये प्रकाश का जो पथ दिखाई देना है, ये क्या कहलाता है, आपके टिंडल प्रभाव। क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव।
और ये जब अपन बना रहे हैं कि प्रकाश का पथ जो है शंकु के रूप में दिखाई देता है, इसका नाम होगा टिंडल शंकु। क्या हो गया? टिंडल शंकु। तो अब इसे नामांकित करते हैं। क्या क्या लिया आपने पहले? सबसे पहले बताओ क्या लिया? सबसे पहले हमने लिया, ये क्या है? इसके अंदर क्या भरा हुआ है? कोलाइडी विलियन। क्या भरा हुआ है? कोलाइडी विलियन। और ये जो आपके डायग्राम बना है, ये क्या है आपका? टिंडल शंकु। क्या कहलाता है? टिंडल शंकु। टिंडल शंकु। शंकु यानी कोन। और ये क्या भेजा हमने यहां पर? ये भेजा हमने अभिसारित प्रकाश। ये लेंस लगा हुआ है, ये क्या है? अभिसारित प्रकाश। अब देखो एक बात और है कि ये जो घटना होगी अंधेरे में करनी पड़ेगी आपको। मान लो आप कहोगे सर आपने सब जगह धूप है या आपके लाइट है और फिर आप इसको प्रकाश का पथ देखे तो आपको आसानी से नहीं दिखाई देगा। तो अंधेरे में क्या करते हैं अपन? ये क्रिया कराते हैं, जिससे क्या होता है? ये प्रकाश का पथ दिखाई देता है। बाकी चारों तरफ अगर पहले से प्रकाश होगा तो ये दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। अब देखो आपने 3 प्रकार के विलीन पढ़े थे। कणों के आकार के आधार पर विलीन कितने प्रकार के पढ़े थे? 3 प्रकार के। पहला कौन सा था? वास्तविक विलीन। तो वास्तविक विलीन में क्या है? कणों का आकार छोटा होता है। तो कणों का आकार छोटा होने के कारण क्या होता है? वह प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाता, और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करने से प्रकाश का पथ नहीं दिखाई देता। दूसरा कौन सा है? कोलाइडी विलीन। कोलाइडी विलीन में कणों का आकार बड़ा है, वह क्या कर देगा? प्रकाश का प्रकीर्णन कर देगा, जिससे प्रकाश का पथ दिखाई देगा, अतः यह टिंडल प्रभाव दर्शाएगा। तीसरा प्रकार का कौन सा विलीन पड़ा? निलंबन विलीन। निलंबन विलीन में कणों का आकार और अधिक बड़ा है। कोलाइडी विलीन से भी कणों का आकार क्या है? और अधिक बड़ा है। तो वो क्या करेगा? अब इतना बड़ा कण जो है वो प्रकाश को परावर्तित कर देगा, यानी प्रकाश आया वापस चला जाएगा, तो प्रकाश का पथ नहीं दिखाई देगा। इसलिए कोलाइडी विलीन ही क्या दर्शाता है? टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव की परिभाषा क्या हो जाएगी कि कोलाइडी विलीन में प्रकाश का पथ दिखाई देना ही क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो परिभाषा लिख दें इसकी। क्या लिखेंगे? कोलाइडी विलीन कोलाइडी विलीन में प्रकाश का पथ दिखाई देना प्रकाश का पथ दिखाई देना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब देखो ध्यान दो, तो डायग्राम से आप इसका और वर्णन कर सकते हो कि किसी कोलाइडी विलीन में हम अभिसारित प्रकाश या अभिसारी लेंस लगा हुआ है, तो अभिसारित प्रकाश डालने पर प्रकाश क्या होगा? इकट्ठा हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा और क्या बना देगा आपका? टिंडल शंकु। तो मान लो टिंडल शंकु की कोई परिभाषा पूछो तो क्या लिखोगे कि कोलाइडी विलीन में प्रकाश का पथ एक शंकु के रूप में दिखाई देता है, जिसे ही टिंडल शंकु कहते हैं। तो क्या किसकी परिभाषा ले रहे हैं अपन? टिंडल शंकु की। किसकी? टिंडल शंकु या कोन। क्या लिखेंगे? कोलाइडी विलीन में प्रकाश का पथ शंकु के रूप में दिखाई देता है, इसे ही क्या कहते हैं? टिंडल शंकु कहते हैं।
इसे ही टिंडल शंकु कहते हैं। अब देखो, बाकी मैंने कारण बता दिया कि प्रकीर्णन किस में हो रहा, केवल कोलाइडी विलयन में। तो ये जो प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है पदार्थ या कोलाइडी विलयन के अंदर, जब अपन क्या भेज रहे हैं, प्रकाश भेज रहे हैं, तो जो प्रकाश के प्रकीर्णन की जो मात्रा है, किसकी मात्रा है, प्रकीर्णन की मात्रा, वो तरंग दैर्ध्य के घात 4 की व्युत्क्रम होती है। यानी प्रकीर्णन की मात्रा जो है या प्रकीर्णन जो होता है ये किसके व्युत्क्रम होगा, तरंग दैर्ध्य लैम्डा की घात 4 के व्युत्क्रम होगा। ठीक है। अब देखो, यानी तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो प्रकीर्णन घटेगा। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका था, लाल रंग का। तो अपन जानते हैं खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य क्या है, ज्यादा है। और तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, और हमें दूर से ही लाल रंग का संकेत दिखाई देगा। पढ़ते हैं ना कि खतरे के निशान लाल रंग के क्यों होते हैं, कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या है, ज्यादा है, और तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने से प्रकीर्णन उसका क्या होगा, कम होगा, और प्रकीर्णन कम होने से वो फैलेगा कम और हमें वो स्पष्ट दिखाई देगा। जबकि नीले रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है, जिससे उसका क्या होगा, प्रकीर्णन ज्यादा होगा। तरंग दैर्ध्य कम तो प्रकीर्णन ज्यादा, और प्रकीर्णन ज्यादा होने से क्या होगा, वो हमें स्पष्ट नहीं दिया जाएगा, यानी वो जल्दी से फैल जाएगा। और इसी कारण नीला रंग ज्यादा फैलता है, इसलिए हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला रंग का। तो तरंग दैर्ध्य का क्रम क्या होता है आपके, बेनी आ पिनाला या विबग्योर क्या होता है, कैसे लिखते हो आप इसको, तरंग दैर्ध्य का क्रम क्या है, बोलो। इसका क्रम होता है विबग्योर। क्या होता है, विबग्योर, यानी वॉयलेट यानी बैंगनी। ये कैसा रंग है, ये बैंगनी, इसे अपन कहते हैं बे नी आ ह पी ना और ला। सही है, बेनी हा पिनाला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इधर जाने पर क्या बढ़ेगा, इस तरफ अगर आप जाओगे तो किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लैम्डा की। तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा तो लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। आगे बात समझ में। तो ये हमने देखा टिंडल प्रभाव। क्या है टिंडल प्रभाव, कि टिंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, सिंपल परिभाषा, कोलाइडी विलयन में प्रकाश का पथ दिखाई देना ही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। नोट कर लो इसको। तो ये हो गया आपके 9 पॉइंट, यानी 9 गुणधर्म हो चुके हैं। अगला देखो 10वां गुणधर्म क्या है, वैद्युत गुण। क्या है अब, वैद्युत गुण। तो कोलाइडी विलयन जो होते हैं उनमें वैद्युत गुण भी पाए जाते हैं। तो टिंडल प्रभाव को अपन प्रकाशीय गुण में भी रख सकते हैं। किसमें रख सकते हैं, प्रकाशीय गुणधर्म है। तो देखो वैद्युत गुण क्या होते हैं, जिसमें पहला अपन क्या पढ़ेंगे, वैद्युत कण संचरण। यानी यदि किसी कोलाइडी विलयन में इलेक्ट्रोड लगा दी जाए, क्या लगा दिया जाए, इलेक्ट्रोड लगा दी जाए, तो कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले कणों की ओर गतिशील होंगे, उसे क्या कहेंगे, वैद्युत कण संचरण। वैद्युत के कण क्या होंगे, संचरित होंगे। तो वापस देखो क्या कहेंगे, यदि कोलाइडी विलयन में इलेक्ट्रोड लगा दिए जाए तो कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना ही वैद्युत कण संचरण कहलाता है। अब देखो यदि धनायन है वो ऋणाग्र की तरफ जाएगा और ऋणायन है वो कहाँ जाएगा, धनाग्र की ओर जाएगा। तो धनायन का ऋणाग्र की ओर गमन क्या कहलाता है, धन कण संचरण। और अगर ऋणायन है उसका धनाग्र की ओर जो गमन है वो क्या कहलाता है, ऋण कण संचरण। तो देखो क्या लिखेंगे, विद्युत कण संचरण की परिभाषा क्या होगी, क्या लिखेंगे, कोलाइडी विलयन में इलेक्ट्रोड लगाने पर, ये इंपॉर्टेंट है, टिंडल प्रभाव और विद्युत कण संचरण।
कई बार बोर्ड के अंदर ये पूछा गया है, में इलेक्ट्रोड लगाने पर कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना ही वैद्युत कण संचरण कहलाता है। अब देखो ध्यान से, अब इसमें दो टर्म्स क्या बताई थी मैंने, धनायन का जाएगा ऋणाग्र की तरफ तो उसे अपन कहेंगे धन कण संचरण या केटाफोरेसिस। तो क्या लिख सकते हैं, धनायन का ऋणाग्र की ओर गमन क्या कहलाता है, धन कण संचरण, और ऋणायन का धनाग्र की ओर गमन क्या कहलाता है, ऋण कण संचरण या एनाफोरेसिस। अब देखो इसे समझने के लिए क्या लिखेंगे, अपन एक डायग्राम भी बना सकते हैं। तो पहले नोट कर लें, वो क्या लिखेंगे, धनायन का ऋणाग्र की ओर गमन धन कण संचरण कहलाता है। धन कण संचरण कहलाता है, ठीक है। और ऋण कण संचरण की परिभाषा आप अपना आप लिखोगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्या जाएगा, ऋणायन का धनाग्र की ओर गमन क्या कहलाएगा, ऋण कण संचरण कहलाएगा। इसे अपन कहते हैं केटाफोरेसिस। क्या कहते हैं इसे, धन कण संचरण को, धन कण संचरण का एक और नाम है, क्या नाम है इसका, केटाफोरेसिस। अब इसे अपन एक डायग्राम से समझते हैं। तो देखो, जो आर्सेनिक सल्फाइड है, क्या है, आर्सेनिक सल्फाइड, वह आपके ऋणात्मक सोल है। कैसा सोल है, ऋणात्मक सोल है। तो उसे अपन क्या करेंगे, एक यू आकार की नली के अंदर भर देंगे और उसमें प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे। किसके इलेक्ट्रोड लगा देंगे, प्लेटिनम के। और जब धारा प्रवाहित करेंगे तो देखेंगे कुछ समय बाद आर्सेनिक सल्फाइड कैसा है, ऋणावेशी सोल है, तो किधर जाएगा, वह धनाग्र की ओर गमन कर जाता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम देखते हैं। तो देखो, जैसे हमने क्या किया, एक यू आकार की नली ली। कैसे लिया गया, यू आकार की नली। अपन सबसे पहले एक यू आकार की नली लेते हैं। इस यू आकार की नली में क्या भर देंगे, इस यू आकार की नली में अपन भर देंगे किसका सोल, आर्सेनिक सल्फाइड, ठीक है। अब देखो, इसमें अपन सोल भरते हैं किसका, आर्सेनिक सल्फाइड का।
तो आर्सेनिक सल्फाइड का अपन ने क्या भर दिया, सोल भर दिया। अब देखो ये दोनों भाग कैसे हैं, बराबर है ना, अभी कोई क्रिया नहीं हुई। और ऊपर इसके अंदर क्या है, परिक्षेपण माध्यम। ऊपर क्या है, परिक्षेपण माध्यम है, मान लो यहां पर। अब क्या कर रहे हैं, इसमें हम लगा रहे हैं इलेक्ट्रोड। क्या लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोड। कैसे इलेक्ट्रोड होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। तो इसमें यह हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया प्लेटिनम का, ये लगाया कैसा, धनावेशित। और एक इलेक्ट्रोड कैसा लगाया, ऋणावेशित। इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब कुछ समय बाद क्या देखेंगे कि जो यू आकार की जो नली है, ये यू आकार की जो नली है, इसमें आर्सेनिक सल्फाइड का जो सोल है वो गति करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, गति करने लग जाएगा। और किधर पहुंच जाएगा, मतलब धनायन की तरफ बढ़े पहुंचेगा या ऋणाग्र की ओर बढ़ेगा, यह आपके धनाग्र की ओर बढ़ जाएगा। तो ये कैसा भाग है, धनाग्र। तो कुछ समय बाद आप देखोगे तो क्या मिलेगा कि जो आपके जो ब्लू कलर का जो सोल था, कौन सा था, ब्लू कलर का सोल, ये कहाँ गया, इधर आ गया। ये सरक करके यहां आ गया। जबकि पीछे क्या रह गया, परिक्षेपण माध्यम रह जाएगा। क्या रह जाएगा, परिक्षेपण माध्यम। और ऊपर क्या लगा रखा था हमने, इलेक्ट्रोड। तो इन इलेक्ट्रोड को क्या करते अपन, इस विलयन के अंदर डुबो दो। तो ये कौन सी क्रिया है, ये ब्लू कलर का जो आपके है, ये क्या है, ये आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है। तो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक सोल। और ये आपके ऊपर, तो ये किसको दर्शा रहा है, ये पॉइंट क्या है, वैद्युत कण संचरण। ये क्या है, वैद्युत कण संचरण। अब देखो, तो आपको किसकी डेफिनेशन लिखकर लानी है, होमवर्क में आपको लिखकर लानी है किसकी, ऋण कण संचरण की। किसकी, ऋण कण संचरण, जिसे अपन क्या कहेंगे, एनाफोरेसिस। क्या कहेंगे इसे, एनाफोरेसिस। अब देखो, तो यो आपके कौन सा, वैद्युत कण संचरण। अब यदि क्या करें कि जो परिस्थित प्रावस्था के जो कण है उनकी गति को हम रोक दें, यदि बाह्य बल लगा करके परिस्थित प्रावस्था की कणों की गति को हम क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, तो परिक्षेपण माध्यम गति करने लग जाएगा। कौन गति करने लग जाएगा, परिक्षेपण माध्यम। और जब परिक्षेपण माध्यम गति करेगा तो उसे अपन कहेंगे वैद्युत परासरण। क्या कहेंगे उसे, वैद्युत परासरण कहेंगे। तो ये वो आपके विद्युत कण संचरण। विद्युत कण संचरण में आप क्या देख रहे हो
कि जो कोलाइडिक विलयन है उसमें विपरीत आवेश वाले जो कण होते हैं विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड की ओर गमन कर जाते हैं। जैसे ये 100 ऋणात्मक है तो धनाग्र की ओर गमन कर गया, करा नहीं करा, तो ये क्या कहलाया, वैद्युत कण संचरण। ये परीक्षा में पूछ लेता था, वैद्युत कण संचरण का नामांकित चित्र बनाइए। और आपका होमवर्क क्या है, ऋण कण संचरण या एनाफोरेसिस की परिभाषा। ऐसा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणायन का धनाग्र की ओर गमन क्या कहलाता है, ऋण कण संचरण या एनाफोरेसिस कहलाता है। बना लो डायग्राम ये। अब नेक्स्ट देखो, अगला टॉपिक है आपके कौन सा, कोलाइडी कणों पर आवेश। तो कोलाइडी कण जो है अपन क्या पढ़ रहे हैं इसमें, कोलाइडी विलयन में अपन पढ़ रहे हैं वैद्युत गुण। तो कोलाइडी कणों पर आवेश कैसे आता है इसको देखते हैं। तो देखो कोलाइडी विलयन जो है उस पर आवेश की उत्पत्ति के क्या कारण है वो लिखते हैं। तो कारण लिखते हैं अपन कौन सा है, तो क्या लिखेंगे, आवेश उत्पत्ति के कारण क्या लिखेंगे अपन, आवेश उत्पत्ति के कारण। अब देखो इसमें पहला कारण क्या है, पहला कारण तो है कि कणों के मध्य टकराव हो जाए। कणों का आकार बड़ा है तो घर्षण के कारण, क्या कहेंगे, कणों के मध्य घर्षण के कारण, क्या लिखेंगे, कणों के मध्य घर्षण, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है कि पृष्ठीय आयन का हट जाना, यानी ऊपर का कोई आयन है वो जल योजित या जल से नहीं है तो क्या वह हट जाएगा। तो क्या जाएगा दूसरा कारण, पृष्ठीय आयन का हटना, आयन का हटना। अब देखो जैसे साबुन लेते हैं अपन, इसका उदाहरण क्या लेते हैं, जैसे साबुन से, देखो समझो, जैसे साबुन है, अब साबुन का सूत्र क्या पता है आपको, C17H35 COON। अब इसमें से क्या हो जाए, अगर मान लो Na निकल जाए, क्या निकल जाए, Na+ जो है वो बाहर निकल जाए तो पीछे क्या रह जाएगा, बोलो, C17H35 COO-। तो ये क्या बन जाएगा आपके ऋणावेशित सोल, क्या बन जाएगा, ऋणायन सोल या ऋणावेशित सोल, है कि नहीं। यानी पृष्ठीय अगर मान लो ऊपर का जो धनायन है ये हट गया तो ऋणावेश बन जाएगा। और घर्षण के कारण भी क्या होता है, आवेश उत्पत्ति हो जाती है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक उदाहरण है कि ये आवेश क्यों आते हैं, उसका कारण है उभयनिष्ठ आयन का अधिशोषण करना। क्या करेंगे, तीसरा कारण क्या हो जाएगा, तीसरा कारण है आपके उभयनिष्ठ आयन, तो 2 पढ़ लिए। और तीसरा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ आयन जो कॉमन आयन होगा, उभयनिष्ठ आयन का अधिशोषण। अब देखो इसको समझो कैसे, उभयनिष्ठ आयन जो होते हैं उनको वापस ये अधिशोषित कर लेगा। जैसे अपन मान लो, पहला लेते हैं अपन आपके फेरिक हाइड्रोजन धनात्मक सोल के बारे में देखते हैं। तो पहले लिखते हैं अपन, जैसे ए है, जैसे FeCl3 लिया, वैद्युत अपघट्य। FeCl3 क्या है, वैद्युत अपघट्य। ये वैद्युत अपघट्य है। इसकी क्रिया किससे करी हमने, 3 जल के अणु से, यानी जल योजित किया इसको। तो क्या बन गया आपके FeOH का होल थ्राइस। पता था आपको, Fe जो Cl3 है वहां क्या आ गया, 3 OH आ गए, तो FeCl का होल थ्राइस प्लस बाहर क्या निकल जाएगा आपके, कितने HCl, 6। तो इसके कितने अणु ले लें, या आपने 3 OH दे दिए तो 3 H यहाँ के बच गए, 3 ये बच गए, तो 3 HCl बाहर निकल जाएंगे।
ठीक है। अब देखो ये बन गया आपके सोल, क्या बन गया, सोल। तो फेरिक क्लोराइड को आपने जल के अंदर डाला तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बन गया। अब ये सोल क्या करता है, यदि आपके पास ये विद्युत अपघट्य क्या है, आदिकी में, किसमें, आदिकी में, तो क्या होगा देखो FeOH का होल थ्राइज, ये वापस किसे क्रिया कर लेगा, FeCl3 से। अब ये FeOH इस FeCl3 में से क्या लेगा, यानी ये क्या है, इसमें आपके आदिकी में, किसमें है, आदिकी में। और ये कैसा आपके, ये क्या आपका सोल है। तो ये FeOH का होल थ्राइज जो है इनमें से किस आयन को लेगा, ये इनमें से आपके Fe आयन को लेगा। किसको लेगा, Fe आयन को। क्यों, क्योंकि वो क्या है, उभयनिष्ठ आयन है। तो क्या बनाएगा देखो, ये जब क्रिया करेगा तो आपके उत्पाद क्या बना देगा, देखो FeOH का होल थ्राइज, और इसने किसको अधिशोषित कर लिया, इसने किसको अधिशोषित कर लिया, Fe आयन को। किसको, Fe3+ आयन को। और बाहर क्या रह गया आपके 3Cl-, यानी इससे क्या बन गया, आपके धनावेशित सोल बन गया। क्या बन गया, धनावेशित सोल। आगे बात सुनने कि धनावेशित सोल कैसे बना, कि इसने पहले अपने विद्युत अपघट्य लिया, पानी में गोला, परिक्षेपण माध्यम गोला, सोल बनाया। अब ये सोल जो है इसी विद्युत अपघट्य के किसके आयन को लेगा, उभयनिष्ठ आयन को, यानी Fe है, इसमें से Fe को ही लेगा, जिससे आपके क्या बन गया, ऊपर Fe3+ आ गया, यानी धनावेशित सोल बन गया। इसी प्रकार आर्सेनिक जो सल्फाइड है उसका जब अपन निर्माण करते हैं तो उसमें H2S डालेंगे। क्या डालेंगे, H2S, तो क्या बन जाएगा, ऋणावेशित सोल। कैसे देखो, सेकेंड देखो, जैसे मान लो आपने डायरेक्ट बना रहे हैं सोल, अब कौन सा, आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है, H2O3। इसकी क्रिया किसे करें, विद्युत अपघट्य क्या होता है इसके अंदर, H2S। तो ये तो क्या आपका सोल, और ये क्या है, विद्युत अपघट्य। तो देखो विद्युत अपघट्य होने से क्या, अब ये किसको लेगा, ये H को लेगा या S को लेगा, ये लेगा आपके किसको, S को। किसको लेगा, ये S जो है इसको लेगा। क्यों, क्योंकि S कॉमन है दोनों में, यानी उभयनिष्ठ आयन को लेगा। तो क्या बनेगा देखो, तो इन दोनों को लेने पर क्या होगा देखो, क्या होगी आपके AS2S3, और इसने किसको अधिशोषित कर लिया, इसने अधिशोषित कर लिया H2-, और प्लस बाहर क्या निकल जाएगा आपके 2H+, यानी ये क्या बन गया, कैसा सोल बन गया आपके, ऋणावेशित सोल। कैसा, ऋणावेशित सोल। आगे समझ में। तो ये धनावेशित सोल और ऋणावेशित सोल कैसे बनते हैं, उभयनिष्ठ आयन का अधिशोषण करके, यानी जो कॉमन होते हैं उन कॉमन को ही ये सोल क्या करते हैं, अधिशोषित करते हैं। अब देखो ध्यान से, नोट कर लिया कि ये जो सोल जो बनते हैं उनमें अलग अलग लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, लेयर, जिन्हें हम प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर कहते हैं। जैसे इसका ही उदाहरण लेते हैं अपन, धनावेशित सोल का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे Fe है, Fe के बाहर क्या होगा, OH-, और OH- के बाहर वापस क्या हो जाएगा आपके Fe3+ आयन। तो देखो ध्यान से कैसे, तो इसके अपन स्तर बनाते हैं। जैसे आपने अंदर कौन सा आयन है, अंदर अपने पास पड़ा है FeOH का होल थ्राइज। अब देखो FeOH का होल थ्राइज, इसके ऊपर कौन आ गया, Fe3+ की लेयर आ गई, यानी अपन इसके ऊपर क्या बनाएंगे, इसके ऊपर किसकी लेयर बनाएंगे, Fe3+, किसकी, Fe3+। और ये भी क्या है आपके Fe3+। तो ये हो गया Fe3+। अब अभी आपने क्या देखा, देखो Fe3+, इसके ऊपर क्या पड़ा आगे, Cl-, तो क्या हो जाएगा
इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी, यानी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और लेयर बना देंगे। ये जो लेयर होगी ये किसकी होगी, आपके Cl- की होगी। किसकी होगी, Cl- की। तो कितने हैं फिर, 1 2 3 4 5 6, तो 18 Cl- बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी अंदर वाली जो लेयर है वो प्राथमिक स्तर कहलाती है और बाहर वाली क्या कहलाती है, द्वितीयक स्तर। और दोनों में आवेश विपरीत होते हैं परंतु समान होते हैं। यानी अंदर धनायन कितना है, 3 3 6, 6 को 3 से गुणा करिए, 18 प्लस का है, तो बाहर 18 माइनस का बनाना पड़ेगा, यानी आवेश बराबर होते हैं। अब देखो, तो इसको अपन क्या नाम देते हैं, ये अंदर वाली लेयर है, इसका नाम क्या है, ये आपके क्या है, ये आपका प्राथमिक स्तर है। क्या है, प्राथमिक स्तर, जो कैसा होगा, स्थायी। कैसा होता है, स्थायी, स्टेबल, इसलिए अपन धनात्मक सोल कहते हैं। और बाहर जो बना है इसे अपन क्या कहते हैं, द्वितीयक स्तर। क्या कहते हैं इसे, द्वितीयक स्तर। जैसा कैसा, जो कैसा होगा, गतिशील होगा। कैसा होगा, गतिशील या अस्थायी। और इन दोनों विभव के बीच जो अंतर पाया जाता है उसे अपन जीटा विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, जीटा विभव। तो लास्ट एक परिभाषा लेते हैं अपन, जीटा विभव। जीटा विभव क्या लिखेंगे, जीटा विभव की परिभाषा, प्राथमिक स्तर व द्वितीयक स्तर के मध्य पाए जाने वाले विभवांतर को ही जीटा विभव कहते हैं। क्या कहेंगे, प्राथमिक स्तर व द्वितीयक स्तर के मध्य पाए जाने वाले विभवांतर को ही जीटा विभव कहते हैं। को ही जीटा विभव कहते हैं। अब देखो, तो अपन ने देखा कि आवेश की उत्पत्ति कैसी हुई और आवेश के बाद सोल आपके धनावेशी सोल बने और ऋणावेशी सोल बने। धनावेशी सोल और ऋणावेशी सोल बने। तो धनावेशी सोल के उदाहरण क्या है, यानी जल योजित जो धातु होती है उसके उदाहरण क्या है, धनावेशी सोल में रखा गया है। और ऋणावेशी सोल क्या है, जो सल्फाइड सोल होते हैं। कैसे होते हैं, सल्फाइड सोल, वो किस में आते हैं, ऋणावेशी सोल में। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने कोलाइडी विलयन के गुणधर्मों का अध्ययन किया। जो अलग अलग प्रकार के गुणधर्म है, इसमें से आपके टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति और आवेश की उत्पत्ति, इनको कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इनके नामांकित चित्र पूछे गए, इनकी परिभाषा पूछी गई, इन पर टिप्पणियां पूछी गई हैं। अतः इन टॉपिकों को ध्यान से पढ़ें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।